रात की वह शांति जिसमें शहर अपनी थकान उतार देता है, उसी में एक कहानी धीरे धीरे जन्म ले रही थी। कोलकाता के एक पुराने सुसंस्कृत घर के भीतर दीपक की मध्यम रोशनी में रमेश बैठा था, अपने ही विचारों में डूबा हुआ। सामने हेमनलिनी थी। उसके चेहरे पर वही सहज शांति थी जो उसे पहली बार देखने पर भी थी और अब भी थी। उन दोनों के बीच कोई औपचारिक स्वीकार नहीं हुआ था, फिर भी उनका संबंध किसी नाम का मोहताज नहीं था। यह एक ऐसा बंधन था जो धीरे धीरे बिना शोर के गहराई में उतर चुका था। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? हेमनलिनी ने धीरे से पूछा। रमेश ने उसकी ओर देखा, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। सब कुछ कहा नहीं जाता, उसने धीमे स्वर में कहा। हेमनलिनी हल्का सा मुस्कुराई। तो क्या मैं समझ लूं? रमेश ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में जो था वह किसी भी उत्तर से अधिक स्पष्ट था। लेकिन जीवन का स्वभाव है, वह सबसे शांत क्षणों को ही सबसे पहले तोड़ता है। अगले ही दिन रमेश के पास उसके पिता का संदेश आया। उसे तुरंत गांव बुलाया गया था। यह बुलावा अचानक था, लेकिन उसमें एक ऐसा आग्रह था जिसे टाला नहीं जा सकता था। जाते समय हेमनलिनी दरवाजे तक आई। जल्दी लौटना, उसने बस इतना कहा। रमेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी बेचैनी थी, जिसे हेमनलिनी ने महसूस तो किया, पर समझ नहीं पाई। गांव पहुंचकर उसे जो सुनना पड़ा वह उसके जीवन का सबसे कठोर निर्णय बन गया। उसकी शादी तय कर दी गई थी। रमेश ने विरोध किया। उसने अपने पिता के सामने पहली बार अपने मन की बात रखी कि वह किसी और से प्रेम करता है। लेकिन उस समय उसकी बातों से ज्यादा असर उस विधवा की मौन विनती का था, जिसकी बेटी का भविष्य इस विवाह पर निर्भर था। वह स्त्री कुछ नहीं कह रही थी, फिर भी उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी। रमेश उस दृष्टि से बच नहीं पाया। उसने अपने मन को दबा दिया। शादी हो गई, सब कुछ रीति रिवाज के अनुसार हुआ, लेकिन रमेश के भीतर कोई उत्सव नहीं था। वह केवल एक कर्तव्य निभा रहा था। शादी के बाद जब वह अपनी पत्नी के साथ नाव से कोलकाता लौट रहा था, तब भी उसके मन में कोई स्पष्टता नहीं थी। केवल एक धुंध थी जिसमें वह खुद को खोता जा रहा था। रात शांत थी, नदी स्थिर थी, लेकिन प्रकृति का संतुलन अधिक देर तक स्थिर नहीं रहता। अचानक आकाश में बादल घिर आए, हवा तेज हो गई और कुछ ही क्षणों में एक भयंकर तूफान ने नाव को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लोगों की चीखें, लहरों का प्रहार, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब रमेश को होश आया, वह एक सुनसान किनारे पर पड़ा था। उसके आसपास सन्नाटा था। कुछ दूरी पर उसे एक दुल्हन दिखाई दी, भीगी हुई, अचेत। वो उसके पास गया। उसकी नब्ज चल रही थी। उसने उसे पुकारा, सुशीला। लड़की ने धीरे से आंखें खोली और उसी क्षण एक भ्रम ने सच्चाई का स्थान ले लिया। रमेश उसे अपनी पत्नी समझकर अपने साथ ले आया, लेकिन यह भ्रम अधिक दिनों तक टिक नहीं सका। धीरे धीरे छोटे छोटे संकेतों से उसे एहसास होने लगा कि यह वही लड़की नहीं है जिससे उसकी शादी हुई थी। जब सच्चाई सामने आई, तब उसके सामने एक ऐसा प्रश्न खड़ा था जिसका उत्तर आसान नहीं था। वह जान चुका था कि यह कमला है और उसका असली पति नलिनाक्ष नाम का एक डॉक्टर है। अब वो क्या करे? क्या वह तुरंत सच्चाई बता दे और उस लड़की को अकेले छोड़ दे, एक ऐसे समाज में जहां उसकी इज्जत ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है? या फिर कुछ समय तक इस सच्चाई को अपने भीतर दबाकर पहले उसके भविष्य को सुरक्षित करे? रमेश ने दूसरा रास्ता चुना। उसने कमला की देखभाल की, लेकिन एक दूरी बनाए रखी, एक ऐसी दूरी जिसे कमला समझ नहीं पाती थी। कमला सरल थी, वह विश्वास करती थी। उसने रमेश को अपना पति मान लिया था और उसी विश्वास के साथ वह उसके साथ चल रही थी। लेकिन विश्वास के भीतर भी एक संवेदना होती है जो छोटे छोटे बदलावों को महसूस कर लेती है। कमला को धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि रमेश के व्यवहार में कुछ अनकहा है। रमेश ने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में रख दिया, यह कहकर कि वहां वह सुरक्षित रहेगी। कमला ने कोई विरोध नहीं किया, लेकिन उसके भीतर एक हल्की सी रिक्तता रह गई। बोर्डिंग स्कूल में कमला धीरे धीरे एक शांत और सधी हुई दिनचर्या में ढल गई थी। वह पढ़ाई में मन लगाने लगी थी और अपने आसपास की दुनिया से दूरी बनाए रखती थी। उधर हेमनलिनी के भाई को अपने एक मित्र के माध्यम से
यह जानकारी मिली कि उसी स्कूल में एक नई लड़की रह रही है जिसे लोग रमेश की पत्नी बताते हैं। यह बात साधारण नहीं थी, इसलिए उसने स्वयं जाकर सच्चाई जानने का निश्चय किया। वह अपने मित्र के साथ बोर्डिंग स्कूल पहुंचा और कमला से मिला। उसके तो उत्तरों और व्यवहार से उसे यह विश्वास हो गया कि उसका संबंध रमेश से है। संदेह को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए वह कमला को अपने साथ लेकर सीधे रमेश के घर पहुंचा। रमेश ने जब अचानक कमला को अपने सामने देखा तो वह क्षण भर के लिए ठिठक गया। वह स्थिति को समझ तो रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कमला कुछ पल तक चुप खड़ी रही, फिर धीरे से उसने सिर उठाया और रमेश की ओर देखा। उसकी नजर में संकोच भी था और एक सच्चाई भी। धीरे से उसने कहा, वह मेरे पति हैं। रमेश चुप खड़ा रहा और उसी खामोशी में सब कुछ साफ हो गया। उधर कोलकाता में हेमनलिनी को सच्चाई का पता चला। यह समाचार उसके लिए अचानक नहीं था, बल्कि एक धीरे धीरे टूटने वाली अनुभूति थी। उसने कोई सवाल नहीं किया। कभी कभी मौन ही सबसे गहरा उत्तर होता है। समय बीतता गया और फिर एक दिन कमला के हाथ में एक पुराना अखबार आया। उसमें एक विज्ञापन था, एक खोई हुई दुल्हन के बारे में। वह पढ़ती गई और हर शब्द उसके भीतर उतरता गया। उसने नाम देखा, रमेश। अब कोई भ्रम नहीं था। उसका वर्तमान, उसका विश्वास, सब कुछ एक गलती पर टिका था। उसने कोई शोर नहीं किया। वह चुपचाप वहां से चली गई। नदी के किनारे खड़ी होकर कमला अपने जीवन के बारे में सोच रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी अपनी कहानी उससे दूर हो गई हो। वह सब खत्म कर देना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उसे बचा लिया गया और कुछ समय बाद वह काशी पहुंच गई। अच्छी बात यह रही कि वहां उसे नलिनाक्ष की मां के घर रहने का सहारा मिला। कमला ने अपनी पहचान छुपा ली और एक साधारण काम करने वाली की तरह घर के काम करने लगी। वह चुपचाप रहती थी और किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन नलिनाक्ष अपनी मां के साथ बैठकर अपने अतीत की बात कर रहा था। कमला पास ही काम कर रही थी। वह बता रहा था कि उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद वह अपनी पत्नी के साथ नाव से यात्रा कर रहा था। उसी दौरान तूफान आया और नाव डूब गई। उस हादसे में वह अपनी पत्नी को खो बैठा। कमला ने यह सब सुना। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह कहानी उसी की है। नलिनाक्ष वही आदमी था, उसका असली पति। लेकिन कमला ने कुछ नहीं कहा। वह चुप रही और अपने काम में लग गई, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। हालांकि अब वह सब कुछ जान चुकी थी, लेकिन नियति अब अपने अंतिम चरण में थी। उधर हेमनलिनी भी काशी आई। वह अपने भीतर के खालीपन को भरने नहीं, बल्कि उसे समझने आई थी। वहीं उसकी मुलाकात नलिनाक्ष से हुई। दोनों के बीच धीरे धीरे एक शांत और सामान्य बातचीत शुरू हुई। किसी तरह की जल्दी या उम्मीद नहीं थी, बस एक सरल समझ थी। कमला यह सब देखती रही। उसके मन में एक द्वंद्व था, क्या वह कुछ कहे या चुप रहे। लेकिन उसने चुप रहना चुना। कुछ समय बाद एक छोटी सी स्थिति में सच सामने आ गया और कमला की पहचान उजागर हो गई। कमला ने वह पुराना अखबार का विज्ञापन, जो उसकी पहचान से जुड़ा था, अपने साड़ी के पल्लू में छुपा रखा था। एक दिन नलिनाक्ष की नजर उस पर पड़ गई। उसे शक हुआ और उसने कमला से उस कागज के बारे में पूछा। पहले कमला चुप रही और बात टालने की कोशिश की, लेकिन नलिनाक्ष ने उसे मजबूर किया कि वह सच बताए। आखिरकार कमला को वह कागज दिखाना पड़ा। विज्ञापन देखते ही नलिनाक्ष और उसकी मां को सच्चाई समझ में आ गई कि कमला ही उसकी खोई हुई पत्नी है। नलिनाक्ष ने उसे देखा और बिना सवाल किए स्वीकार कर लिया। हेमनलिनी ने यह सब देखा और चुपचाप वहां से पीछे हट गई। इधर रमेश अकेला रह गया था। वह वापस कोलकाता लौटा। वह उस घर के सामने खड़ा था जहां कभी वह अपनापन महसूस करता था। अब वही घर उसके लिए अजनबी सा लग रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला और सामने हेमनलिनी के पिता थे। उन्होंने उसे देखा और चुपचाप अंदर आने दिया। रमेश धीरे धीरे घर के अंदर गया। सब कुछ वैसा ही था, लेकिन अब उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा था। वह उस कमरे की ओर बढ़ा जहां हेमनलिनी थी। दरवाजा आधा खुला था। वह कुछ देर वहीं रुका, फिर धीरे से अंदर चला गया
और यहीं कहानी खत्म हो जाती है, जैसे सब कुछ कह दिया गया हो, लेकिन कुछ भी पूरी तरह नहीं कहा गया हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।